जी, मैं हूं जाहिदुर रहमान और हम आज शुरू करने वाले हैं अपना फिजिक्स का सेकंड आर्टिकल क्लास 12th। आज के टॉपिक का नाम है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन एक इंट्रोडक्शन अगर हम इसका लेते चलें तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और एक्चुअली ये बॉटनिस्ट थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट या बॉटनिस्ट। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने एक्चुअली 1927 नहीं बल्कि 1827 में अ, किसी प्लांट से एक सैंपल लिया और उस सैंपल में क्या थे, पोलन ग्रेन्स थे। फॉर एग्जांपल ये वो पोलन ग्रेन्स का एक सैंपल है। इस सैंपल को उसने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसे पता चला कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये किसी जेली लाइक फ्लूइड के अंदर रैंडमली जिगजैग मैनर से हियर एंड देयर मूव कर रहे हैं। तो उनकी इस रैंडम मोशन को अ, रॉबर्ट ब्राउन के नाम से ही ब्राउनियन मोशन का नाम दे दिया गया, ब्राउनियन मोशन। और इस ब्राउनियन मोशन जो कि पोलन ग्रेन्स कर रहे थे, इससे रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिड्यूस किया, ये इस बात की अलामत है कि ये सैंपल जिस प्लांट से लिया गया है वो अलाइव है। लेकिन बाद में सेम ऐसे ही चीज को ऑब्जर्व किया डस्ट पार्टिकल्स में। डस्ट के पार्टिकल भी बिल्कुल इसी तरह की क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे। तो फिर डस्ट पार्टिकल्स किसी अलाइव चीज के तो नहीं है, इसलिए यहाँ से ये रिजल्ट निकाल लिया गया कि पोलन ग्रेन्स की ये रैंडम मोशन इस बात की तस्दीक या अलामत हरगिज नहीं कि ये जो सैंपल जिस चीज से लिया गया है वो अलाइव है, बल्कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो रैंडमली मूव कर ही रहे होंगे। इसी बात को बाद में आइंस्टाइन ने भी ऑब्जर्व किया 1905 में। लेकिन आइंस्टाइन की इस ऑब्जर्वेशन को फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए 1926 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए आते हैं फ्रेंच फिजिस्ट जे पेरी। तो एक्सपेरिमेंटली इसी ऑब्जर्वेशन जो कि आइंस्टाइन ने 1905 में की थी बिल्कुल वैसी ही जैसी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1827 में, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कौन आए, फ्रेंच फिजिस्ट। इसका जिक्र आपकी बुक में भी मिल जाएगा। उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जब भी किसी फ्लूइड के पार्टिकल्स को आप देखोगे तो उसके पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे होंगे, यानी कि वो भी ब्रोनियन मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को सामने लाने पे इनको जे पेरिन को क्या मिला, 1926 का नोबेल प्राइज भी मिला, जे पेरिन। got Nobel Prize of 1926। और ये जो नोबेल प्राइज था ये किस फील्ड का था, ये फिजिक्स का ही था। हर साल हर शोबे के मुतालिक एक नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, किसी साइंटिस्ट को या सोशलिस्ट को या किसी भी बड़ी शख्सियत को जिसका कोई ना कोई कारनामा होता है। तो फिजिक्स का 1926 वाला नोबेल प्राइज जे पेरेन ने हासिल किया था। तो चलिए हम फिर यहाँ तक सिर्फ ये जाने कि ब्रोनियन मोशन से क्या मुराद है। किसी भी गैस या लिक्विड के अंदर उसके जो पार्टिकल्स होंगे, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा, ऐसे सो ऑन बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो वो हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, जिगजैग मैनर से कंटिन्यूअसली इधर उधर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो यही मोशन क्या कहलाएगी, ब्राउनियन मोशन कहलाएगी। अब इसको फर्दर हम अगर इसी डायग्राम में दिखाना चाहें, ये एक पार्टिकल है,
फिर यहाँ पे आके दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। फिर ये दूसरे पार्टिकल से जब ये टकराया तो फिर वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर, यहाँ से ये इस तरह से, यहाँ से ये पार्टिकल्स, लाजमी नहीं कि ये पार्टिकल आपस में ही कोलाइड करें, बल्कि ये अ, अगर गैस है फॉर एग्जांपल, तो वो किसी कंटेनर के अंदर फिल्ड है, तो वो पार्टिकल कंटेनर की वॉल्स के साथ भी जाकर क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से ये जो रैंडम मोशन परफॉर्म हो रही होगी इन पार्टिकल्स की, इसी रैंडम मोशन को हम क्या नाम देंगे, ब्रोनियन मोशन का नाम देंगे। और इस ब्रोनियन मोशन की वजह से हम क्या देखते हैं कि पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, और इन पार्टिकल्स के जो कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स विद अदर पार्टिकल्स, ये कोलिजन दूसरे पार्टिकल्स के भी साथ हो सकते हैं, विद अदर पार्टिकल्स और with the walls of container or with the walls of container जिसके अंदर हमने गैस को क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। ये जो कोलिजन्स हैं आर इलास्टिक, अगर एक्चुअली मैं कह देता हूँ आर ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक। अब इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं, आपको पता है, ऐसे कोलिजन्स जिनके दौरान काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इस तरह के कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो यहाँ गैस के ये जो पार्टिकल्स अब एक दूसरे के साथ टकरा रहे होंगे ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, तो इस टकराव या इस कोलिजन के नतीजे में उनकी ना तो काइनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा होगी, और ना ही इसी तरह उनका मोमेंटम चेंज होगा, दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। एक और चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या फिर वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ जब कोलाइड करेंगे, तो उनका पाथ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ कंटेनर and in this container a gas is filled, like these are the particles of gas, and they are performing random motion. So when this particle comes towards the next particle and collides with this one, so by this collision it will change its path of motion and will move toward an other particle, और दूसरे पार्टिकल के साथ जब ये जाके कोलाइड करेगा तो फिर अ, दूसरे पार्टिकल वो भी शायद पहले भी कहीं मूव कर रहा था, लेकिन दोनों की मोशन के दौरान इनका कोलिजन हुआ, तो फिर दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दीज कोलिजन्स द consequences, one of the consequences of these collision is that the particles will change their direction of random motion. तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो रैंडम मोशन है, ये एक तरह से एक मॉडल है डिसऑर्डरनेस का, बेतरतीबी का, कॉस का, इर्रेगुलरिटी का, ये एक तरह से नमूना है किसी गैस के पार्टिकल्स की रैंडम मोशन। और इस चीज को आपकी बुक यहाँ पे मेंशन भी कर देगी कि ब्रोनियन मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मैं यहाँ पे एडिशन करता हूँ कि ब्रोनियन मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिस्क्राइब्स रैंडमनेस एंड कॉस, कॉस मतलब यहाँ पे बेतरतीबी होगी। therefore it represents one of the simple models of randomness, यानी कि अगर आप कोई रैंडमनेस बेतरतीबी का नमूना देखना चाहते हैं तो आप गैस मॉलिक्यूल्स की इस इरेगुलर मोशन को देख सकते हैं। सो हम अब तक क्या सीखे कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, हर टाइम रैंडमली मूव कर रहे होंगे, और ये चीज यहाँ मेंशन भी है, अ मॉलिक्यूल इन अ गैस चेंजेस इट्स पाथ आफ्टर कोलिजन विद वन अनदर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। व्हेन इट कीप्स ऑन कोलाइडिंग विद अदर मॉलिक्यूल, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल फॉलोज a random or zigzag motion. In fact, collision transfers exchanges the momentum and एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब ये चीज जो है ये समझने वाली है कि जब इन मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन होता है, तो इन कोलिजन, इस कोलिजन के होने से दो पार्टिकल्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम होता है। जरा तवज्जो से यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे फर्ज करता हूँ एक गैस का ये मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, ये मूव करते हुए आ रहा है,
अब जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसका मास जो होता है वो उसके असल मास से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, जिसको हम उसका इनर्शिया का इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। तो ये होगा इतना फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन हम इसके इफ़ेक्ट को अगर देखना चाहें तो लेट्स सपोज़ ये इतना बड़ा पार्टिकल होके आपको फ़ील हो सकता है। लेकिन जब ये किसी और दूसरे छोटे पार्टिकल के साथ जाके टकराएगा, जो कि एक्चुअली तो साइज़ में पहले वाले पार्टिकल के इक्वल है, लेकिन चूँकि वो दूसरा पार्टिकल हम सपोज़ कर लें अगर वो रेस्ट में है, ये पहले पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास है m2, बट पहला पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है, जबकि दूसरा पार्टिकल वो क्या है, रेस्ट की हालत में है। तो उसकी v2 सेकंड की वेलोसिटी क्या है, 0 है। लेकिन फर्स्ट पार्टिकल जब इस दूसरे के साथ आके कोलाइड होगा, तो आफ्टर द कोलाइड करेगा, तो आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? पहला पार्टिकल भी अपनी मोशन को जारी रखेगा, क्योंकि उसका मास यहाँ पे अ, उसका इफेक्ट मास का बढ़ चुका है, तो वो अपनी मोशन को जारी रखेगा, रेड पार्टिकल। तो उसके नतीजे में क्या होता है, आफ्टर द कोलिजन ये पार्टिकल अपनी वेलोसिटी क्या कर लेगा, चेंज कर देगा। इसका मास तो यही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अब होगा क्या, ये जो दूसरा पार्टिकल है जिसके साथ ये पहला आके टकराया होगा, जो पहले रेस्ट में था, वो भी अब एक वेलोसिटी v2 प्राइम से मूव करने लग जाएगा। अब देखो, पहला पार्टिकल जब मूव करता हुआ आ रहा था तो मोशन की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं किसकी इक्वल होती है, 1/2 mv²। दूसरे के पास वो एनर्जी नहीं थी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। या अगर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं भी थी, पहले के लिहाज से उसकी कम वेलोसिटी होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन अब जब ये पहला पार्टिकल दूसरे के साथ आके कोलाइड किया, तो कोलिजन के बाद क्या हो रहा है? कोलिजन के बाद ये होगा कि दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पहले से काइनेटिक एनर्जी थोड़ी-सी किसको मिल जाएगी? सेकंड ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी, सेकंड पार्टिकल को मिल जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ। इसी तरह हम यूं भी ये भी देख सकते हैं कि पहला पार्टिकल जब मूव करते हुए दूसरे के साथ आके टकराता है, दूसरा अगर रेस्ट में था या कम वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसके पास कम मोमेंटम था। या तो मोमेंटम उसका बिल्कुल ज़ीरो होगा या फिर क्या होगा, स्मॉलर मोमेंटम होगा। लेकिन जब फर्स्ट पार्टिकल दूसरे के साथ आके टकराता है तो मोमेंटम पहले के पास जो है वो क्या होगा, पहले का मास m1 और उसकी वेलोसिटी v1। दूसरे का मोमेंटम p2 क्या होगा, बिफोर द कोलिजन, तो उसकी वेलोसिटी अगर 0 है तो वो क्या होगा, बिल्कुल ही 0 होगा। या अगर वेलोसिटी 0 नहीं है, थोड़ी वेलोसिटी है, तो वो p2 मोमेंटम p1 से क्या होगा, स्मॉलर ही होगा। लेकिन जब कोलिजन हो जाएगा तो आफ्टर द कोलिजन ये जो p2 होगा, अगर वो कम था तो बढ़ चुका होगा, और अगर अब वो 0 था तो 0 से भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सो ये मोमेंटम कहाँ से मिलेगा? हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कि इलास्टिक कोलिजन से पहले जितना सिस्टम का मोमेंटम होता है, बाद में भी क्या होता है, उतना ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोलिजन से दोनों पार्टिकल्स का जो टोटल मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद वाले टोटल मोमेंटम के इक्वल रहेगा। इसका मतलब है कोलिजन के बाद सेकंड पार्टिकल के पास जो मोमेंटम आता है, वो मोमेंटम कहाँ से मिलता है उसे, वो पहला पार्टिकल उसे अपने मोमेंटम में से कुछ प्रोवाइड कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम एज वेल। तो ये जो बात उसने यहाँ पे लिखी थी कि पार्टिकल्स के इस कोलिजन से ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी होती है, तो इसको मैंने आपको थारोली एक्सप्लेन करके समझा दिया है। अब ये पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, हर टाइम रैंडम मोशन में होते हैं। उनके उनका उन इस रैंडम मोशन का जो कंसीक्वेंसेस हो सकते थे, उनको हमने यहाँ पे स्टडी किया कि कंसीक्वेंसेस में मेन कंसीक्वेंस ये हो सकता है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होता है। ये रैंडम मोशन होती क्यों है गैस के पार्टिकल्स के पास? उसकी कुछ वजूहात क्या हैं? उसकी रीज़न्स या कॉज़ेज़ क्या हैं? सबसे पहली रीज़न ये है कि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल है। अब इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ एक और मॉलिक्यूल आके टकराता है, जो कि कहीं से मूव करता हुआ आ रहा है। ये रेड में ये पार्टिकल आएगा, इस ग्रीन पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा। जो मैंने अभी आपको बताया, जो मूव करता हुआ आ रहा होगा या जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसका मास का इम्पैक्ट भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो वो जब इस दूसरे के साथ आके टकराएगा, तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा। और आपको पता है जब भी किसी चीज़ के ऊपर फ़ोर्स लगती है, तो फ़ोर्स के लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब चूँकि सेकंड जो पार्टिकल होगा गैस का, वो रेस्ट में होगा या कम वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो उसकी मास का इम्पैक्ट या उसका मास पहले के लिहाज से जो तेज़ी से मूव करता हुआ इसकी तरफ आ रहा होगा, वो कम होगा। यानी कि इसका अगर मास कम है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी।
अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इस सेकंड पार्टिकल में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इसके साथ आके कोई भी पार्टिकल आके कोलाइड करेगा, तो ये हाई स्पीड से, लार्ज स्पीड से क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। अगर पहले रेस्ट में था, तो अब मूव करना शुरू कर देगा, और अगर पहले मूव कर भी रहा था, तो अब उसकी स्पीड ऑफ मोशन पहले से भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी स्पीड ऑफ मोशन के बढ़ने से ही उसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, और उसकी एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो ये जब कोलिजन हुआ, तो इस कोलिजन के नतीजे में ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो गई। अब एक चीज जो यहाँ पे मजीद बताता चलूं, वो ये है कि क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। यानी कि अगर मास छोटा है, तो उसको बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिल जाएगा, और अगर अगले पार्टिकल का, जिससे आके पहले पार्टिकल ने आके कोलाइड करना है, अगर उसका मास ज़्यादा हुआ, तो उसे कम मोमेंटम मिलेगा। अब ये बात आप यहाँ से समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, और ये मूव करता हुआ आ रहा है यहाँ पे एक छोटे से ऑब्जेक्ट के साथ। तो आपने फर्स्ट ईयर में भी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ते हुए 4 डिफरेंट केसेस पढ़े थे। उनमें से केस 4 ये था कि व्हेन m1 is moving with velocity v1 and it comes to collide with another object of mass m2 which is at rest। तो आपने क्या पढ़ा था कि आफ्टर द कोलिजन, ये जो v2 की आफ्टर द कोलिजन वाली वेलोसिटी हो जाती है, वो पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी का 2 टाइम्स हो जाती है। तो अगर उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कोलिजन के बाद, तो ज़रा देखिए उसका मोमेंटम जो कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, तो वो मोमेंटम कितना ज़्यादा हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी भी 2v1 हो गई है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम ये चीज़ें भी यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। हाँ जी, ये बात जबरदस्त समझने वाली है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड से क्या मुराद है। हमने इस चीज को फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड से क्या मुराद है। तो विस्कोसिटी से मुराद किसी फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन का इफेक्ट है। कोई भी फ्लूइड है, तो उसकी जो डिफरेंट लेयर्स होंगी, उनके दरमियान फ्रिक्शन पाई जाती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से उस फ्लूइड में से किसी दूसरी चीज का गुजरना या मूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसी फ्रिक्शनल इफेक्ट को उस फ्लूइड की हम विस्कोसिटी कहते हैं। सो व्हाट इज दिस विस्कोसिटी? हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज फ्रिक्शन बिटवीन layers of a fluid। अगर आप वाटर और मिल्क की बात करते हो, तो मिल्क की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन कम पाई जाती है, इसीलिए जो सॉरी वाटर की और मिल्क की बात करें, तो वाटर में उसकी जो डिफरेंट लेयर्स होंगी, उनके दरमियान फ्रिक्शन कम पाई जाएगी, और मिल्क की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हो हनी के साथ, तो वो काफ़ी गाढ़ी होती है, यानी कि उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। तो हनी को हम मोर विस्कस कहेंगे, उसके बाद मिल्क होता है, और उसके बाद सबसे जो कम या सबसे जो लीस्ट विस्कस होगा, वो क्या होगा, इन तीनों में से वाटर होगा। और जिस चीज़ की विस्कोसिटी सबसे कम होगी, उसके पार्टिकल्स की जो ब्राउनियन मोशन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल फ्री होंगे टू मूव रैंडमली। लो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड रिजल्ट्स इन फास्टर ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। थर्ड पॉइंट है, विस्कोसिटी डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका। इट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द फ्लूइड। जो भी फ्लूइड है, अगर वो विस्कस है, तो उसका फ्लो उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो कम विस्कस है, तो वो इजीली क्या कर लेगा, फ्लो कर जाएगा। Brownian movement causes the molecules or particles of a fluid to be in constant motion। तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ब्राउनियन मोशन की वजह से किसी भी फ्लूइड के जो पार्टिकल होते हैं, वो रेंडमली हर टाइम क्या कर रहे होते हैं, मूव ही कर रहे होते हैं। तो ये वही चीज़ें यहाँ पे फॉर योर इंफॉर्मेशन में जो ये ब्लॉक दिया गया, इसमें वही चीज़ें एक्सप्रेस बयान कर दी गई हैं कि 1905 में आइंस्टाइन ने भी क्या किया था, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया था वो पोलर मूवमेंट यानी कि रैंडम मोशन। फिर 1908 में फ्रेंच फिजिस्ट हैं जे पेरेन, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया इसी आइंस्टाइन के ऑब्जर्वेशन को, और फिर 1926 में जाके उन्हें इसी बात पे क्या मिला था,
फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला था। यानी कि नोबेल प्राइज उन्हें 1926 में मिल रहा है, लेकिन इस बात को उन्होंने ऑब्जर्व कब कर दिया था, पेश कब किया था, 1908 में। आइंस्टाइन की 1905 में कही गई बात को फ्रेंच फिजिसिस्ट जे पेरिंग ने 1908 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और फिर उन्हें फर्दर उन्होंने काम किया होगा, जिसकी बुनियाद पे 1926 में उन्हें इस चीज पे क्या भी मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। सो आज का ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, इसको पूरा देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ आ जाए। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।